नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लॉकडाउन भले ही चला गया हो, लेकिन कोरोना वायरस अभी नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, हर देशवासी को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत। कोरोना पर जीत का एक ही मंत्र, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश में कोरोना की नई वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर जुटे। कुछ वैक्सीन का काम एडवांस स्टेज पर। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आते ही उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने हासिल की अहम उपलब्धि। करीब 3 महीने बाद पहली बार नए मामले 50,000 से कम, सक्रिय मामले 7.5 लाख से नीचे। सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में भी घटे सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के चुनाव की अधिसूचना जारी। 27 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। जरूरत पड़ने पर 9 नवंबर को मतदान। और बिहार चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन का काम पूरा। तीसरे दौर की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा में 10% बढ़ोतरी का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मद्देनजर देशवासियों से एक बार फिर सतर्कता बरतने की अपील की। राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना पर जीत का एक ही मंत्र है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने कहा कि समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि बीते 7-8 महीनों में हर भारतीय के प्रयास से भारत आज संभली हुई स्थिति में है और हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है और दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी बड़ी ताकत रही है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर
83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना की नई वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर जुटे हैं और कुछ वैक्सीन का काम एडवांस स्टेज पर है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आते ही उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक बार फिर सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना पर जीत का एक ही मंत्र है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाए रखने की बात फिर से याद दिलाई। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कबीर के दोहे के जरिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की। संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये 7वां संबोधन था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू, 21 दिन के लॉकडाउन, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के वक्त भी राष्ट्र को संबोधित किया था। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से प्रधानमंत्री की बात पर अमल करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो कोरोना को लेकर कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें कोरोना वैक्सीन बनने तक मास्क पहनने के साथ हाथ धोने और सुरक्षित दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा।
और भारत ने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम हो रहे हैं। ये पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई है, जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पे कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और सबसे कम मौतें हुई हैं। कोरोना के खिलाफ संघर्ष में भारत हर रोज नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। करीब 3 महीनों के बाद पहली बार नए मामलों की संख्या 50,000 से कम 46,790 रही। इससे पहले 28 जुलाई को 47,703 नए मामले सामने आए थे। सक्रिय मामलों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई, जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है, जो कुल मामलों का 9.85% है। सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ ही ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा 67 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटों में 69,720 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 88.63% हो गई। 24 घंटों में कोरोना से 587 लोगों की मौत हुई है और ये लगातार दूसरा दिन है जब मरने वालों की संख्या 600 से कम रही है। देश में दैनिक कोरोना मामलों की बात करें तो सबसे पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया। 9 जुलाई से रोजाना 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने लगे। 29 जुलाई से हर रोज 50,000 से ज्यादा और 26 अगस्त से 75,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आने लगे। 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,894 कोरोना मामले सामने आए, लेकिन इसके बाद कोरोना के दैनिक नए मामलों में गिरावट शुरू हो गई और 1 महीने के अंदर ही दैनिक नए मामलों में 50,000 तक की कमी आ गई। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार पर नजर डालें तो 0 से 25,000 दैनिक मामले तक पहुंचने में 161 दिन लगा। 25 से 50,000 दैनिक मामले तक पहुंचने में 20 दिन और 50 से 75,000 तक पहुंचने में 28 दिन लगा, जबकि 75,000 से 97,000 दैनिक मामले तक पहुंचने में 21 दिन का समय लगा। हालांकि देश में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट की रफ्तार तेज रही और सिर्फ 17 दिन में दैनिक मामलों में 97,000 से 75,000 तक की गिरावट देखने को मिली, जबकि इसे 55,000 तक पहुंचने में 15 दिन का समय लगा। इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में भी सक्रिय मामलों में गिरावट आने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना मामलों की स्थिति को दर्शाते हुए एक ग्राफ ट्वीट किया है। स्वस्थ हुए नए मरीजों में से 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है, जहां रोजाना 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां पे रोजाना 8,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। अभी तक दुनिया भर में संक्रमण से 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ भारत में जहां कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं पिछले कुछ सप्ताह में यूरोप में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद यूरोप की सरकारों ने जिन नियमों में कुछ हफ्तों पहले ढील दी थी, उन्हें फिर लागू कर दिया है। सोमवार से बेल्जियम में सभी बार, रेस्टोरेंट को 4 सप्ताह के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इटली ने भी रविवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की। फ्रांस के 9 प्रमुख शहरों में भी संक्रमण के नए बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। आयरलैंड में बुधवार मध्यरात्रि से 6 सप्ताह के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए जाने हैं। स्पेन में सरकार ने मैड्रिड और आसपास के इलाकों में 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई खरीद प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस नई प्रक्रिया में स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत
देश के उद्योग जगत को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की गतिविधियों में और अधिक भाग लेने का अवसर मिलेगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इससे रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि स्वदेशी रक्षा उद्योग को डिजाइन और विकास गतिविधियों में भाग लेने का अधिक अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। ये सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इन सीटों के लिए 27 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है और जरूरत पड़ने पर मतदान 9 नवंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 9 नवंबर की शाम को ही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा बीजेपी के अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, कांग्रेस के पीएल पुनिया, बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस के राज बब्बर का भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 78 सीटों के लिए मतदान होना है और इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। तीसरे चरण की सीटों पर पर्चा दाखिल करने के लिए आज बड़ी संख्या में उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इसी के साथ वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्र भरने का भी आज अंतिम दिन था। इस सीट पर भी तीसरे चरण के मतदान के साथ ही 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इधर पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई क्षेत्रों में जनसभाएं की। गोपालगंज के भोरे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज बिहार में कई जनसभाएं की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने महागठबंधन पर निशाना साधा। बक्सर में चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर देश और बिहार के विकास के लिए कई काम किए हैं। ऊपर मोदी जी और नीचे नीतीश कुमार, दोनों हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने का काम करो। किसी को भी चुनना है तो इस आधार पर चुनो कि उस पार्टी ने और उस व्यक्ति ने, उस कैंडिडेट ने पीछे क्या किया है। अगर पीछे उसने अच्छा काम किया है तो आगे भी करेगा, और पीछे अगर गलत काम किया है तो आगे भी वो आपका भला नहीं करेगा। इसको आपको समझना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के कैमूर जिले में आज चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका फायदा लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। हम ये चाहते हैं कि बिहार में एक नए फ्रेश आइडियाज के साथ, एक नई स्फूर्ति और ताकत के साथ, तेजस्वी जी युवा हैं, नौजवान हैं, कुछ करने की उमंग है, तो इसलिए वो नए हैं, युवा हैं। कांग्रेस के पास तजर्बा है, सरकार चलाने की दृष्टि है। जब ये दोनों का मिश्रण होता है और दूसरे साथी भी जो मुख्य धारा में आकर काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो हम एक बेहतरीन सरकार यहां देंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में आज देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। 7 अरब रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से सीधा जोड़ा जाएगा। इस पार्क को केंद्र की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इससे करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आधारशिला कार्यक्रम में नितिन गडकरी के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने भी शिरकत की। सर्बानंद सोनोवाल जी को और आसाम सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज का ये जो मल्टी मॉडल हब है, ये आने वाले समय में आसाम में करीब 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण करेगा और ये आसाम का आर्थिक प्रगति और विकास में ग्रोथ इंजन होगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 196 जोड़ी यानी कि 392 विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं। ये ट्रेनें आज से 30 नवंबर के बीच दौड़ेंगी। हालांकि इसकी बुकिंग सिर्फ 22 अक्टूबर तक हो सकेगी। इन ट्रेनों का किराया स्पेशल ट्रेनों के किराए के जितना है। ये विशेष ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों के लिए चलेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर रखा है। यात्रा के दौरान सभी के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और अब बात शक्ति की उपासना के पावन पर्व नवरात्र की। शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर देश भर के मंदिरों और घरों में दुर्गा पूजा में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। विभिन्न मंदिरों में मंदिर प्रबंधन समिति कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी को पूजा अर्चना करवा रही हैं। नवरात्रि को लेकर कई जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इस साल कम समय मिलने के कारण मूर्तिकार दिन रात लगकर मां की छोटी प्रतिमा बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के चौथे दिन भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, नवरात्रि में आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा के वंदन का दिन है। मां कुष्मांडा हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। सड़कें और पुल किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का सरहदी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक महत्व की हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया। अटल टनल देश को समर्पित करने के बाद सरकार ने सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था।
एक तरफ हिमालय के विशालकाय मजबूत पहाड़ तो दूसरी तरफ जानलेवा मौसम। लाजमी था परेशानियों का आना। इतना ही नहीं, इस सुरंग की शुरुआती लागत करीब 900 करोड़ रुपए आकी जा रही थी, लेकिन सुरंग बनी तो उस पर 3200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे तो पहाड़ का भी सीना चीर देता है, और ठीक यही हुआ। सिंधु नदी के किनारे बसा कुदरत का ये अनोखा और अनमोल खजाना लद्दाख प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है, लेकिन बर्फीली चोटियों, सुंदर झीलों और आकर्षक मठों के साथ आध्यात्मिकता को समेटे सैलानियों के पसंदीदा सैरगाह लद्दाख साल भर यूं ही पर्यटकों से गुलजार नहीं रहता। भारी बर्फबारी के चलते साल में लगभग 6 महीने लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। हालांकि अब ये 12 महीने यानी साल भर यूं ही गुलजार रहेगा। 3 अक्टूबर को लाहौल घाटी के बाशिंदे उस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने जब देश के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस अटल टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ये ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। हर साल सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद पड़ जाने वाला आवागमन अटल टनल के जरिए पूरे साल चालू रहेगा। अटल टनल के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी और पर्यटकों के साथ किसानों को भी भरपूर मदद मिलेगी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। समुद्र तल से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही जानलेवा भी हो सकती हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फीली हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से बहने लगती हैं। ऐसे में 2 पहाड़ियों का सीना चीरकर टनल बनाने का काम किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं रहा। अटल टनल के दक्षिण छोर धौंडी को उत्तरी छोर सिस्सू से जोड़ने के चुनौती भरे कठिन काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ी गई और 28 जून 2008 को शुरू हुआ सुरंग की खुदाई का काम। ये इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उत्तरी छोर से साल भर खुदाई का काम करना मुश्किल था। इसी वजह से सुरंग का करीब 75% काम दक्षिणी छोर से पूरा किया गया और 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों सिरों को मिलाने का काम पूरा कर लिया गया। नवंबर 2019 को पहली बार
44 यात्रियों को लेकर एक बस इस सुरंग से गुजरी। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की वजह से यात्रा का 46 किलोमीटर लंबा रास्ता मात्र कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया गया, जबकि पहले इस सफर में 5 से 6 घंटे लगते थे। और अगर मौसम खराब हुआ तो ये सफर और भी लंबा और मुश्किल हो जाता था। अटल सुरंग में 8 मीटर की डबल लेन चौड़ी सड़क तैयार की गई है, जिसमें 5.5 मीटर से ज्यादा का ओवरहेड क्लियरेंस है। इस सुरंग से एक दिन में करीब 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, SCADA कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग, रोशनी और निगरानी के लिए खास इंतजाम है। इनके अलावा सुरंग में हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आपातकाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 60 मीटर की दूरी पर आग बुझाने का यंत्र और CCTV कैमरे भी लगे हैं। साथ ही हर 250 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी लगे हैं। लाहौल घाटी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई अटल सुरंग के जरिए आवाजाही शुरू होने से वहां तैनात देश के जांबाज जवानों को भी आने जाने में काफी आसानी होगी। उम्मीद है कि सुरंग के तैयार होने से सैलानी साल भर लद्दाख की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा सकेंगे और इससे पर्यटन से जुड़े लोगों को भी काफी फायदा होगा। करने का सिलसिला शुरू होता है। अटल टनल देश को समर्पित करने के बाद सरकार ने सामरिक महत्व की एक और टनल जोजिला टनल का निर्माण शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अक्टूबर को एशिया की सबसे लंबी टनल रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। तीन 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक जोजिला दर्रा के नीचे शुरू हो गया है जोजिला टनल का निर्माण। जोजिला दर्रे पर बनने वाले 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर द्रास कारगिल होते हुए श्रीनगर और लेह जुड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाई जा रही इस जोजिला टनल के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पेंगला मीनमर्ग में 15 अक्टूबर को विस्फोट किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जोजिला सुरंग का इस्तेमाल लद्दाख, लेह और कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदलने वाला है। निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। यह टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में एशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में एशिया की सबसे लंबी टनल में से एक जोजिला टनल के निर्माण का शिलान्यास किया था। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ आने का अनुमान था, लेकिन नए सिरे से सुरंग और संपर्क मार्ग बनाने में कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत की गई। इस तरह परियोजना में 6,808.63 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत आएगी। इस परियोजना के तहत कुल 32.78 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी। इसमें 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। साथ ही 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड का निर्माण होगा। अप्रोच रोड बनने से जेट मोड सुरंग इस मार्ग से जुड़ जाएगी। परियोजना को 8 साल में पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी, जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। श्रीनगर, कारगिल और लेह को 12 महीने जोड़ने के लिए ये टनल मुझे लगता है केवल सुविधा नहीं देने वाली है, बल्कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की ऑलराउंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ को और भी मजबूती प्रदान करेगा। ये सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू
उसका महत्व बार बार दोहराया गया है। यह भी कहा गया पर्यटन के लिए इसका महत्व है कि नॉट ओनली विल दिस टनल फैसिलिटेट टूरिज्म बट अ डे विल कम व्हेन दिस टनल विल इटसेल्फ बी अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो जिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास के बीच 11,575 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से साल में 6 से 7 महीने देश भर से कट जाता है और इस दौरान सारी जरूरत सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। लेकिन सुरंग तैयार होने के बाद श्रीनगर कारगिल लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क बना रहेगा। इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 पुलों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। सरहदों को सुरक्षित करने की दिशा में ये अहम कदम है। सीमांत आबादी के लिए भी ये पुल बेहतर सुविधाओं की नई उम्मीद लेकर आए हैं। देश के उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमाई इलाकों के संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर को 44 प्रमुख स्थायी पुलों को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ की। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नेचिपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी। ये सभी पुल रणनीतिक महत्व के हैं और दूर दराज के क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये 44 पुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इन पुलों ने उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार किया और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने के साथ सैनिकों और रसद की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित हुई है। इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक लंबे विभिन्न आकार के 44 पुलों में जम्मू कश्मीर में 10 और 8 पुल लद्दाख में हैं, जो इस क्षेत्र के पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा और पश्चिम में नियंत्रण रेखा के निकट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 4 सड़कों पर बनाए गए हैं। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8-8, पंजाब और सिक्किम में 4-4, जबकि 2 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी पुल सामरिक महत्व के हैं और सीमाई क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य परिवहन की भारी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन पुलों से सुदूर सीमाई क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की शीघ्र तैनाती में भी सहायता मिलेगी। सड़क निर्माण में तेजी लाने के अलावा BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में 28 प्रमुख पुलों को पूरा करके पुलों के निर्माण पर विशेष जोर दिया है, जबकि इस साल 102 प्रमुख पुलों का निर्माण पूरा किया जा रहा है। इनमें से 54 पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। सशस्त्र बलों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए BRO ने 60 से अधिक बेली पुलों का भी निर्माण किया है। BRO ने रणनीतिक महत्व के कार्यों जैसे प्रमुख पुल और सड़क, अटल सुरंग रोहतांग, सेला सुरंग आदि के निर्माण और सामरिक पर्वतीय मार्ग के उद्घाटन के लिए स्नो क्लियरेंस के साथ कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के दौरान भी लगातार काम किया। 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन को बधाई देते हुए कहा कि एक ही बार में 44 पुलों का समर्पण एक शानदार रिकॉर्ड है।
एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर स्थिति का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल सीमा पर स्थिति का मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी कर रहा है। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और उनके समय पर निष्पादन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नीचपू सुरंग की आधारशिला भी रखी। भालुकपांग और तवांग को आपस में जोड़ेगी और इसकी लंबे समय से डिमांड हो रही थी। 450 मीटर लंबी बाई लेन नीचपू टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, यात्रा का समय और दूरी कम करने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 लेन वाली 450 मीटर लंबी नीचपू सुरंग सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और दुर्घटना आशंकित क्षेत्रों में एक सुरक्षित मार्ग भी प्रदान करेगी। पूर्वोत्तर की सीमा 5 देशों से मिलती है। ये देश है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ऐसे में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर विशेष ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में रेल, सड़क और सुरंग समेत दूसरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया गया है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति ने पूर्वोत्तर को और अधिक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बना दिया है। देश की पूर्वोत्तर की सीमा 5 देशों से मिलती है। ऐसे में यहाँ का रणनीतिक और सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। असम के डिब्रूगढ़ शहर के करीब बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 4.94 किलोमीटर लंबा पुल रणनीति के नजरिए से काफी अहम है। पुल को सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे सड़क और रेल पुल का उद्घाटन किया। ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ बसे लोगों की कनेक्टिविटी के अलावा असम के इस हिस्से को चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश से जोड़ना बेहद जरूरी था, ताकि बिना किसी दिक्कत के भारतीय फौज अपने सामान के साथ सीमावर्ती प्रदेश के आखिरी छोर तक कम समय में पहुंच सके। 5900 करोड़ रुपए की लागत से बना ये देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। बोगीबिल पुल के नीचे की तरफ 2 रेल लाइन बिछाई गई है और उसके ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, जिस पर भारी सैन्य टैंक आसानी से गुजर सकेंगे। पुल के शुरू होने के साथ ही असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा का समय 4 घंटे कम हो गया है। बोगीबील पर पुल बनाने की मांग 1965 में उठी थी। इसी साल जब उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री जगजीवन राम डिब्रूगढ़ के दौरे पर आए तो ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने की मांग उठाई गई। बोगीबील पुल के निर्माण से जुड़ी परियोजना 1997-98 में स्वीकृत हुई। परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1997 को रखी थी। परियोजना पर काम 2002 को यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया। इसके निर्माण में देश में पहली बार यूरोपीय वेल्डिंग मानकों का पालन किया गया। पुल में 125 मीटर के 39 गर्डर्स और 33 मीटर स्पैन के 2 गर्डर्स हैं।
पुल उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है। भारतीय फौज को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती हिस्सों में पहुंचाने के लिए ये पुल काफी मददगार साबित हुआ। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोला सादिया यानी भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन किया, जो उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला स्थायी सड़क कनेक्शन है। देश का सबसे लंबा नदी पुल लोहित नदी के ऊपर बना है, जिसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला गांव में और दूसरा छोर असम के सदिया को जोड़ता है। असम में तिनसुकिया जिले के सदिया में 2056 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 9.15 किलोमीटर लंबा है। पुल को टैंकों के आवागमन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख सरकारी संगठन है। ये संगठन भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में भी निर्माण के काम को अंजाम देता है। एक नजर बीआरओ के कामकाज और उपलब्धियों पर। सीमा सड़क संगठन सेना का एक सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, जिसका काम सेना को युद्ध और शांति काल में इंजीनियरिंग सेवा मुहैया कराना है। बीआरओ का उद्देश्य समर्पित, प्रतिबद्ध और किफायत से बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए सशस्त्र बलों को उनकी सामरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। निर्माण के बदलते परिदृश्य में समय की मांग के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट गुणवत्ता किफायती के साथ हासिल करना, अंतर्देशीय और देशी विकास परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाकर अपनी क्षमता और विशेषज्ञता में वृद्धि करना, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, उसके अनुरूप ढालना और विकास में नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी के आधिकारिक प्रयोग करके सही समय पर सटीक और प्रभावी फैसला लेना, प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्माण गतिविधियों में उच्च स्तर की कुशलता और प्रवीणता हासिल करना। इनके अलावा संगठन के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान और नई ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों के प्रति समझ पैदा करना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के समय से ही दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सदैव आगे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश सड़कों और एयरफील्ड्स के विकास में बीआरओ की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और वह सराहनीय भागीदारी रही है। सीमा सड़क संगठन शांति काल में सीमावर्ती इलाकों में जनरल स्टाफ की ऑपरेशनल सड़कों का विकास और रखरखाव और सीमावर्ती राज्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में योगदान करता है, जबकि युद्ध काल में वास्तविक इलाकों से और दोबारा तैनाती वाले इलाकों से नियंत्रण रेखा के लिए सड़क का विकास और देखभाल करना इस संगठन की प्रमुख भूमिका है। बीआरओ ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे अन्य मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। बीआरओ जिन 18 अहम परियोजनाओं को संचालित करता है, उनमें पूर्वी क्षेत्र के लिए अहम परियोजनाएं हैं: अनुनक, ब्रैम, दंतक, पुष्पक, सेतुक, सेवक, स्वास्तिक, उद्यक और वर्तक। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की अहम परियोजनाएं हैं बीकन, चेतक, दीपक, हिमांग, हीरक, रोहतांग टनल, संपर्क, शिवालिक और विजयक। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निरंतर कार्य किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल जुलाई में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में 6 पुलों का उद्घाटन किया। इनमें से 4 पुल अखनूर में अखनूर पल्लानवाला मार्ग पर और 2 पुल कठुआ जिले में तारना नाला पर बनाए गए हैं। बीआरओ भारत चीन बॉर्डर रोड के नए निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत चीन सीमा पर 73 सड़कों की पहचान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में की गई है। इनमें से 61 सड़कों के निर्माण का दायित्व सीमा सड़क संगठन को दिया गया है, जिनकी कुल लंबाई 3417.50 किलोमीटर है। 2008 से 2016 के बीच बीआरओ के लिए सालाना बजट 3,300 करोड़ से 4,600 करोड़ रुपए के बीच था। 2019-20 में आवंटन बढ़ाकर 8,050 करोड़ रुपए कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2020-21 में ये धनराशि 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई।
कोविड-19 के बावजूद इस बजट में कोई कमी नहीं की गई। और इसके साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।